हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। काफ़ी दिनों से पढ़ रहे थे हम बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यूज। तो आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर और केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और साथ ही साथ बेसिक यूनिट केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, एटम और मॉलिक्यूल इन्हें कहा जाता है परमाणु और अणु। अब जैसे जैसे विज्ञान के बारे में लोग जानने लगे, पढ़ने लगे, चीज़ों को सीखने लगे, वैसे वैसे क्यूरियोसिटी हुई कि नई नई चीज़ों को जाना जाए। और कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे लोगों ने बहुत पुराने समय से ये जाना कि कोई भी पदार्थ किस तरीके से बनता है। पदार्थ यानी मैटर, ठीक है ना। अब कई सारी खोज की गई, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इंडिया में भी एक महत्वपूर्ण टीचर थे जिनका नाम था महर्षि कणाद, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि कोई भी पदार्थ या मैटर जो है उसको जब हम तोड़ें, ठीक है, तोड़ें या उसके टुकड़े करें, तो एक स्थिति ऐसे आ जाती है कि जिससे ज्यादा उसके टुकड़े कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि वो उस पदार्थ का सूक्ष्मतम सबसे छोटा कण होता है और उसे ही इन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। परम अणु, परम अणु का मतलब कि वो कण जो कि किसी भी पदार्थ की बेसिक यूनिट है। जैसे कि हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, दैट इज सेल। तो इसी तरह परमाणु या एटम जो है वो किसी भी पदार्थ के लिए या किसी भी मैटर के फॉर्मेशन के लिए एक बेसिक यूनिट है। इसके बिना उस पदार्थ का या किसी भी चीज का बन पाना पॉसिबल नहीं है, इवन इट इज अ लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठीक है। तो ये परमाणु के बारे में महर्षि कणाद ने बताया। इसके अलावा कई सारे ग्रीक साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, उन लोगों ने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया। और हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ें तो हम ये देखते हैं कि दो महत्वपूर्ण साइंटिस्ट, लेवोशियर और जोसेफ एल प्राउस्ट, इन दोनों ने कुछ स्पेसिफिक रूल्स दिए जिनके आधार पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना गया। और दो महत्वपूर्ण लॉ जो इन्होंने दिए उनके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और अब हम जो पहली हेडिंग पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कॉम्बिनेशन यानी कि कुछ किसी भी केमिकल पदार्थ का जब मिलना होता है और उनसे कोई नया पदार्थ बनता है तो किस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है और रिएक्शन कंप्लीट होने के दौरान क्या होता है, इस बारे में इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट और इन्होंने जो दो लॉ दिए, वो कौन कौन से लॉ थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। दोनों ही लॉ इंपॉर्टेंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में इनको इंक्लूड किया गया। तो ये जो दोनों साइंटिस्ट थे इन्होंने एटम और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के आधार पर ये बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो वो इन दोनों लॉज को फॉलो करती है। देखिए, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये लॉ क्या कहता है उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसके आधार पर जोसेफ एल प्राउस्ट और एंटोनी एल लेवोशियर ने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। तो इनको नोट कर लो, ये दोनों साइंटिस्ट जिन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशंस दिए। और लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में जो दो लॉ हैं वो दोनों अब हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नोट कर लो। इसके बाद एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। चलो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ते हैं। इसके लिए क्या किया गया कि ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि ये फ्लास्क ले लिया, ठीक है। ये जो फ्लास्क था इसको यहां कॉर्क लगाकर बंद कर दिया, लेकिन कॉर्क लगाकर बंद करने से पहले जो एक्सपेरिमेंट के लिए चीजें थी वो इसके अंदर इन्होंने पुट कर दी। देखो बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको? अब डायग्राम समझने के हिसाब से ठीक ठीक सा बन गया है। अब देखो, दो चीजें ली हैं। एक तो लिया है हमने कॉपर सल्फेट और एक लिया है सोडियम नाइट्रेट। क्या होगा, दोनों को मिक्स करेंगे तो कोई ना कोई रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब क्या किया गया है बच्चों कि कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट दो सॉल्यूशन लिए गए हैं। अब क्या किया है, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर तो कॉपर सल्फेट को भर दिया गया है, ठीक है, और बाहर क्या रख दिया गया है, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट। अब देखो, मैंने डायग्राम बनाया, उससे समझ में आ रहा है क्या किया कि इस कॉर्क में छेद कर दिया और धागे की मदद से ये टेस्ट ट्यूब जो थी, है ना, इसको रखा गया इसके अंदर। अब क्या किया जाएगा कि ये तो था एपरेटस का, किस तरीके से एपरेटस को रखा गया। अब रिएक्शन कब होगी, जब कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट मिक्स होंगे। तो हमने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट से पहले, हमने नहीं, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट से पहले इन दोनों का क्या किया, मास नोट कर लिया, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि CuSO4 जो था ये 20 ग्राम ले लिया, सोडियम नाइट्रेट जो था वो मान लो कि 70 ग्राम ले लिया, ठीक है, टोटल 90 ग्राम हो गया। या ml में लिया है तो दोनों का ml नोट कर लिया। ये ग्राम की बात कर रहे हैं, मास है तो ग्राम में नोट किया जाएगा। क्लियर है, 20 और 70 यानी टोटल वेट कितना हो गया, 90 ग्राम्स हो गया। क्लियर। अब मुझे आपको बताना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कह रहा है कि जब अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया कि इन दोनों को मिक्स किया गया, तो क्या किया, धागे को हिलाया गया जिससे टेस्ट ट्यूब टेढ़ी हो गई और कॉपर सल्फेट कहाँ मिल गया, सोडियम नाइट्रेट के साथ मिल गया। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई रिएक्शन होगी, कोई गैस इवॉल्व होगी, टेम्परेचर कम होगा, ज्यादा होगा, व्हाटएवर, या कोई प्रेसिपिटेट बनेगा, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन कंप्लीट होगी। इस तरीके के कई सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशंस लिए इन्होंने, हम एक कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। अब क्या किया कि जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट से पहले इसका वेट कर लिया गया, इस पूरे एपरेटस के साथ इन दोनों चीजों का वेट कर लिया गया, और मान लो 1.5 kg आ रहा है, क्योंकि इस बीकर में भी वजन होगा, कॉर्क में भी होगा, टेस्ट ट्यूब में भी होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। जितना भी वेट था मान लीजिए, फॉर अप्रॉक्स हम मान लेते हैं 125 ग्राम्स था। अब क्या होगा कि रिएक्शन होगी, कोई गैस इवॉल्व होगी, टेम्परेचर कम ज्यादा होगा, रिएक्शन होगी कंप्लीट। अब क्या किया जाएगा, रिएक्शन के बाद वेट किया जाएगा। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो हम ये देखते हैं कि बिफोर, यानी कि बिफोर रिएक्शन द वेट इज ये 125 ग्राम्स। मैं आपको बता रही हूँ, केवल ऐसा नहीं है कि 125 ग्राम्स इसका वेट था। तो रिएक्शन से पहले जितना वेट होता है इस पूरे एपरेटस का, रिएक्शन के बाद भी वेट उतना ही मिलता है। इट डिफाइंस, इससे क्या पता चलता है कि जो मास है वो कैसा रहता है, किसी भी रिएक्शन में कंजर्व रहता है। यानी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद क्या होता है, मास में कोई कन्वर्जन नहीं होता। मास में कन्वर्जन होता है, क्यों होता है, देखो अब हमने क्या किया, यहाँ कॉर्क लगा दिया, बाहर निकलने नहीं दिया। अगर कोई गैस बाहर इवॉल्व हो जाती, वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर निकल जाता, तो वेट तो कम होता, मास तो कम होता। लेकिन यहाँ हमने कॉर्क लगा दिया, उसको बाहर निकलने नहीं दिया, इसलिए मास कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नोट कर ले फटाफट। तो क्या होगा, इसको नोट कर लो, एक्सपेरिमेंट आ गया समझ में। चलिए,
तो अब हम क्या करें, नोट कर लें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. ये है बच्चों आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। अब क्या कह रहा है ये लॉ, कि इस लॉ के अनुसार मास यानी द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। यानी कि जितना मास रिएक्शन से पहले होगा उतना ही मास रिएक्शन के बाद ही होगा, ना तो उसे ज्यादा किया जा सकता है और ना ही क्रिएटेड यानी और ज्यादा बनाया जा सकता है और डिस्ट्रॉयड यानी कि कम किया जा सकता है। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जल्दी से नोट कर लो। आगे चलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर। क्लियर? चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या कह रहा है ये लॉ, देखो। यहां हम बात कर रहे हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड या यौगिक, कंपाउंड जानते हो बच्चों, पढ़ रखा है कंपाउंड्स। देखो कंपाउंड्स क्या होते हैं, या इनको कहते हैं यौगिक। अब कंपाउंड जो होते हैं ना, ये क्या किया जाता है कि एलिमेंट्स होते हैं उनको मिलाया जाता है, लेकिन मिलाने के लिए हमेशा एक डेफिनेट रेशियो का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं बात करती हूँ वाटर एक कंपाउंड है, तो वाटर हमेशा H2O ही होगा, H3O भी नहीं होगा, HO भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं अमोनिया की बात करती हूँ तो NH3 ये अमोनिया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करती हूँ तो ये CO2 ही होगा। क्लियर है? अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि वो कंपाउंड को बनाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। अब कैसे होते हैं वो चेक करो। H2 वाटर, कितने हैं मॉलिक्यूल्स इसके, 2 हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 16। तो 2 1 2 2 8 16। यानी कि वाटर कैसा भी हो, उसमें वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका रेशियो जो होगा वो 1:8 ही होगा। NH3 अमोनिया 14, हाइड्रोजन 3, तो इनका रेशियो हमेशा 14:3 ही होगा। कार्बन है 12, ऑक्सीजन हो गया 16, 2 32। ठीक है, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, और ये हो गया 3:। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी कि कोई भी कंपाउंड अगर बन रहा है तो एलिमेंट जो है वो अपने मास के कांस्टेंट रेशियो के अंदर ही हमेशा प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम नोट कर लेते हैं इसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। तो इसको नोट कर लेते हैं कि जोसेफ एल प्राउस्ट ने इसकी क्या डेफिनेशन दी। अकॉर्डिंग टू जोसेफ एल प्राउस्ट हम लिखेंगे इसको, इन अ केमिकल, क्या कहेंगे इसको, कंपाउंड, the elements are present in a definite ratio of their mass। क्लियर है? अपने मास के एक डेफिनेट रेशियो के अंदर एलिमेंट्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन दी गई किसके द्वारा, जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई। क्लियर है?
तो यहाँ हमने चैप्टर का जो कॉमन क्या कह सकते हैं इंट्रोडक्शन जो था वो हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद और सारी खोज की गई और साइंटिस्ट जो थे वो आते गए और एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, इनके बारे में अलग अलग चीजें बताते गए। अब सबसे पहली जो थ्योरी हम पढ़ेंगे वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है? ये क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी यहाँ हम बात कर रहे हैं किसके? एटम्स की। तो डाल्टन जो थे इन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ हो, है ना, चाहे तो वो मॉलिक्यूल हो, सॉरी, चाहे तो वो कोई कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, या किसी भी तरह का कोई कंपाउंड हो, वो हमेशा सबसे छोटे कण जिनको एटम कहते हैं उनसे मिलकर बना होता है। यानी कि कोई भी बड़ा मटेरियल होगा, मैटर होगा, वो किनसे, उसकी जो मेन यूनिट होगी वो क्या होगी? एटम होगी। और इसी आधार पर डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो क्या कहती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डाल्टन के मेन पोस्टुलेट्स क्या थे वो हम नोट करते हैं। देखो, ऑल द मटेरियल्स या all matters are made up of tiny particles called atoms। पहला तो ये बताया डाल्टन ने कि कोई भी पदार्थ होगा बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होगा और इन छोटे कणों को क्या कहा जाएगा? एटम कहा जाएगा। ये डाल्टन, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लिखने के लिए आता है कि स्टेट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में कुछ मेन बातें बताइए। तो सबसे पहला तो ये बताया कि सभी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये किससे बने होते हैं? एटम से मिलकर बने होते हैं। आगे लिखो कि एटम्स आर इनडिविजिबल। ये हम पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे अभी हम एटम मॉलिक्यूल्स की। तो एटम्स जो है इंडिविजिबल होते हैं। इंडिविजिबल मतलब इनके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी रिएक्शन के अंदर इनको और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। दे कैन नेवर बी मेड or destroyed in a chemical reaction। ठीक है, ना तो इनको बनाया जा सकता है और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। इंडिविजिबल है यानी कि इनके और ज्यादा टुकड़े कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है? तीसरा देखो बच्चों, तीसरा क्या कहा कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, ठीक है, आर सेम इन फिजिकल एंड केमिकल क्वालिटीज। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, है ना, तो गोल्ड अगर एलिमेंट है कोई दिया हुआ, कितनी भी तरह का हो, उसकी फिजिकल और केमिकल क्वालिटी सेम होगी। यानी कि गोल्ड चाहे हम यहाँ से खरीद लें, चाहे 10 किलोमीटर दूर से खरीद लें, चाहे 50 किलोमीटर दूर से खरीद लें, या किसी और देश से भी खरीद लें, गोल्ड के पार्टिकल्स किसी भी तरह का हम गोल्ड ले लें, कैसे होंगे? एक जैसे ही होंगे, डिफर नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इसको फिजिकल एंड केमिकल लिख सकते हैं अपन, और सेम हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगला, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। अलग अलग होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा?
अलग अलग होगा। स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मास भी अलग होगा स्ट्रक्चर के साथ साथ। जैसे हम बात करें कि लिथियम की, सोडियम की, मैग्नीशियम की, कार्बन की, कैल्शियम की, तो इन सभी के 5 एलिमेंट्स हो गए, तो पांचों के ही एटम्स जो होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे, उनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। जैसे कार्बन है, ये कंपाउंड्स बना लेगा, जबकि मान लीजिए लिथियम नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, ठीक है। अगला लिखो कि एटम्स join together in definite proportion to form compounds। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा कि एटम्स होते हैं ना, ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि एक एटम किसका, नाइट्रोजन का, और 3 हाइड्रोजन के मिलकर क्या बना लेंगे, NH3 को बना लेंगे। तो इनका जो रेशो होगा वो हमेशा फिक्स होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, और लास्ट जो पोस्टुलेट है कि एटम्स होते हैं एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिलकर कंपाउंड्स तो बना रहे हैं, और किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं इनका नंबर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो लिख लो, द नंबर ऑफ एटम्स in a compound is always constant। ठीक है, जैसे अमोनिया बनाए तो NH3 ही रहेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो CO2 ही रहेगा, ऑक्सीजन गैस है तो O2 ही रहेगा। ये है डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स। तो हमने ये पढ़ लिया डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के बारे में, आज की क्लास में कंप्लीट किया हमने, और दोनों लॉ पढ़ लिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सभी मैटर्स छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिन्हें एटम कह रहे हैं। एटम्स और ज्यादा तोड़े नहीं जा सकते, इनको ना बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। एटम्स अगर किसी एक ही एलिमेंट के हैं तो वो एक जैसे होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स के हैं तो वो अलग होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। एटम्स मिलकर क्या करेंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, और किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स का जो नंबर है वो हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। तो बायोलॉजी तो हमने पढ़ी, टिश्यूज पढ़े, टिश्यूज के बाद अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्लास अच्छी लगी तो उसको शेयर कर देना और अच्छे से पढ़ना, यहाँ तक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगली क्लास में इसके आगे वाला पार्ट जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, ताकि ये चैप्टर 2-3 क्लासेस में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही, आगे वाली क्लास में इसके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको तैयार रखिए ताकि ये चैप्टर आपको साथ के साथ लर्न हो जाए। ओके बच्चों, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। बाय।